दर्शकों, जो लोग भी जानते हो राजनीतिक पार्टियों के विषय में, तो जरूर उनको याद होगा कि आम आदमी पार्टी अभी कोई ज्यादा लंबी साल पुरानी पार्टी नहीं है, महज मुश्किल से 7-8 साल पुरानी पार्टी है। और दिल्ली में पिछले 2 बार से उसी का शासन है। थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में स्थापित एक भीमसेना राजनीतिक पार्टी है, जो थोड़े ही समय में काफी चर्चा का विषय बन गई है। उससे और पीछे की तरफ अगर हम जाएं तो साउथ में रजनीकांत और कमल हासन की बनाई हुई अपनी राजनीतिक पार्टी है, जो अभी शुरू हुई और अभी का थोड़े ही समय में उन्होंने काफी तरक्की पा ली। और अगर पीछे हम इतिहास में जाएं तो देवानंद साहब, जो हिंदुस्तान के अपने जमाने के एक बड़े और मशहूर एक्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी अपनी एक राजनीतिक पार्टी उस जमाने में इंदिरा गांधी के टक्कर में बनाई थी। उससे भी काफी उन्होंने चुनाव वगैरह बनाए थे। काफी सारे लोग इस देश के अंदर अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए या अपने अंदर की क्रांति का, अपने अंदर की चेतना का इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक पार्टी का गठन करते हैं और उसके द्वारा लोगों को जोड़ते हैं और फिर उसके द्वारा समाज सेवा के काम करते हैं। कुछ उसमें सरकार पे प्रेशर बनाते हैं, कुछ उसमें सरकार के लिए के साथ मिलकर काम करते हैं और ज्यादातर का मकसद कोई ना कोई जन क्रांति या जन चेतना लाना या समाज सेवा करना। आज हम आपको लेकर आए हैं जन आंदोलन मोर्चा नाम की एक राजनीतिक पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष जफर मिर्जा साहब के पास। जफर मिर्जा साहब पेशे से बिल्डर और कंस्ट्रक्टर हैं और बिल्डिंग और लोहा पत्थर में काम करने के बावजूद उनके अंदर एक क्रांतिकारी व्यक्ति मौजूद है, जो देश के लिए, लोगों के लिए, इंसानों के लिए कुछ करना चाहता है। और तभी इस पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी से जुड़े हुए और भी कई बातें और देश सभा से जुड़ी हम उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं की जबानी। जफर साहब, ताजा खबर चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक बात रोचक सी हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि आप लोहा पत्थर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले आदमी, तो ये क्रांति मन में कैसे जागी कि एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी जाए? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं हिंदुस्तान के अंदर। जैसे आप अभी ले लीजिए कोरोना वायरस को लेकर के, उसमें जो मजदूर तबका है वो कितनी परेशानी के साथ अपने गांव घर के लिए पलायन कर रहा है और उसको कोई सुख सुविधा नहीं दी जाती, उसको यातायात की सुविधा भी नहीं दी जाती। कितनी परेशानी से 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर पैदल चल करके जा रहे हैं, उनके घर वाले मर रहे हैं भूखे, क्या से वो लोग वहां पहुंच रहे हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल सुनने को देखने को तैयार नहीं है। जबकि गवर्नमेंट चाहे कितनी बड़ी उनकी हेल्प कर सकती है, बसेस चला सकती है, जो नेशनल हाईवेज है उन पर खाने पीने की व्यवस्था उन लोगों की कराई जा सकती है। जैसे कि कावड़ के टाइम में ये कैंप लगा करके उन लोगों को राहत पहुंचाई जाती है, खाने की व्यवस्था होती है, मेडिकल टीम होती है वहां पर और उनके लिए वाहनों की भी व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ सारी चीजें होती है। आप देखिए 2 करोड़ मजदूर हमारे भारत के, जिनके ऊपर अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, अगर ये मजदूर ही सब मजदूरी छोड़ देंगे तो कैसे देश चलेगा? और तो देश चल ही नहीं सकता। बिल्कुल बड़े बड़े पुल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बड़ी इमारतें, सब ये मजदूरी बनाती है। सारी टोटल फैक्ट्रीज इनके ऊपर चल रही है और आप इनको नजरअंदाज कर रहे हैं। वो लोग जब छोड़ करके सब कुछ चले जाएंगे, मर जाएंगे, खाने पीने को नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था कहां से आगे बढ़ेगी? आपने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जबकि बसेस चलानी चाहिए थी, उनको पैकेज देना चाहिए था, पैसा देना चाहिए था, खाने पीने की रास्ते में व्यवस्था करनी चाहिए थी अगर आप बस नहीं चला पा रहे थे तो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जन आंदोलन मोर्चा की स्थापना कब हुई? ये 2014 में। अच्छा, कितने लोग वर्तमान में इससे लगभग देश भर में जुड़े हुए हैं? किन किन राज्यों में ये सक्रिय है? ये उत्तराखंड में सक्रिय है। उत्तराखंड में पूरी हमारी कमेटी बनी हुई है, पूरा संगठन है। गुजरात में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, तो 6-7 स्टेट में है। और जहाँ हर वक्त जब भी कोई प्रॉब्लम आई है देश के ऊपर, आवाज उठाते रहे। जैसे आतंकवाद को लेकर के, जब पठानकोट में आतंकी हमला हुआ था तब भी हमने आवाज उठाई थी, पाकिस्तान के झंडे फूके थे हमने और बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। कई बार हमने पाकिस्तान एम्बेसी पर भी टेररिज्म को लेकर के धरने प्रदर्शन किए। हमने सुना है कि रिजर्वेशन को लेकर भी आपने कोई बड़ा कदम उठाया था। हाँ, रिजर्वेशन हम खत्म करने की मांग को लेकर के आपने एक बार भारत बंद का ऐलान किया था और काफी सक्सेस भी हुआ था। दिल्ली में बहुत सारी जगह हमने कई चौक 3-3, 4-4 घंटे बंद रखे थे। हमने हमें क्या हुआ है कि आपने जो है वो राम मंदिर निर्माण पर भी कोई बड़ी चौकाऊ घोषणा करी थी, हमारे दर्शकों को बताया। जी बिल्कुल। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था मंदिर निर्माण के लिए, तो तभी मैंने ऐलान किया था कि जब मंदिर निर्माण शुरू होगा तो मैं जाकर के 1 लाख रुपए भी दूंगा
और वहां कार सेवा भी करूंगा। जी जी जी। लेकिन क्योंकि कोविड का सिस्टम भी शुरू हो गया तो वहां स्टार्ट हुआ तो वहां जाना नहीं हो पाया। अब जैसे ही कोरोना वायरस से थोड़ी शांति मिलेगी तो मैं अपने दल बल के साथ वहां जाकर के उस काम में। लगभग देश में 2.5-3 महीने जो है वो लॉकडाउन की स्थिति रही, तो आपने और जन आंदोलन मोर्चा ने इस बीच में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए दिल्ली में क्या कदम उठाया, क्या आपने अपनी सराहनीय पहल करी? जी, आप मेरी फेसबुक जो मेरा पेज है उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बार बार लिख करके मैं डालता रहा कि जिसको भी राशन की, रसद की, किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे कॉल करें। क्या आपने यहाँ पे लोकल मजदूर जी, बहुत बहुत जिन की कॉल्स आती रही मेरे पास, उनके पास मैं स्वयं जाकर के उनको रसद पहुंचाता रहा, उनकी हेल्प करता रहा, जिस लेवल पर भी मैं कर सकता। जी जी जी। इसके अलावा क्या आपने दूसरे लोगों को भी ये प्रेरणा दी या ये सुझाव दिया कि दूसरों की मदद? जी, मेरे जितने साथी थे मैंने उनसे सबसे कहा कि आप इस तरह लोगों की हेल्प करें। जी जी। क्योंकि बहुत मुश्किल की घड़ी थी जब किसी को पहले नहीं पता था कि अचानक ऐसा लॉकडाउन हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो जितने लोग थे, किसी के पास पैसा तो घर पर होता नहीं है, जी करके बैठा हुआ है और अपने 2-3 महीने उसको खाता रहेगा। मिडिल क्लास और लेबर तबका सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ। जी जी जी। तो उन लोगों की हमने हेल्प की जहां तक कर सकते थे। जफर साहब, अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आए तो आपका जन आंदोलन मोर्चा एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है। दिल्ली में 2 साल के बाद एमसीडी के चुनाव है, तो क्या आपका मोर्चा भी चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेटों के लिए इच्छुक है या मतलब जी बिल्कुल, इस बार हम लड़ाएंगे क्योंकि जो समस्याएं, जो लोग इलेक्ट होकर के आते हैं वो किसी समस्या की तरफ जाने नहीं। जी 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 जी। गरीबी बढ़ती जा रही है, जो जिस कंडीशन में है वैसा ही है। वो एक बार चुनकर काउंसलर बन करके आ गया, गले में हार डलवा करके स्वागत कराता कर रहा है। कहीं कोई उनका कोई काम नहीं है, कोई रॉड नहीं है, कुछ नहीं है। एमएलए जब तक नहीं बन रहा, समाज सेवा कर रहा है, एमएलए बनने के बाद उसकी समाज सेवा करना। तो हम लोग उतारेंगे अपने कैंडिडेट्स और वो फिर जाकर के नई परिभाषा पॉलिटिक्स की। आप जिन लोगों को चुनेंगे निगम का टिकट देने के लिए, तो उनमें आप क्या योग्यता ढूंढते हैं, क्या पाते हैं, आपको किस तरीके के कैंडिडेट चाहिए? पढ़े लिखे होने चाहिए, क्रांतिकारी सोच होनी चाहिए, जी जी, देश और समाज को बदलने की सोच होनी चाहिए। जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने वाकई बहुत अच्छी बात कही। जन आंदोलन मोर्चा एक आपके द्वारा स्थापित, यानी जफर मिर्जा के द्वारा स्थापित है। वर्तमान में जो देश की राजनीति चल रही है, जो केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की जो नीतियां है, उसमें सुनाव में आता है कि आपके समुदाय जो है वो थोड़ा चिंतित महसूस करता है। ऐसे में आप सरकार से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? सरकार को इस तरह की बातों को प्रतिबंधित करना चाहिए। जी जी। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में जातिवाद को लेकर के कोई भी लीडर कुछ भी बोल देता है, जातिवाद भड़काने के लिए, और उसमें दोनों ही वर्ग शामिल है। जी जी। जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो भी उस टाइप की भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा के कई सारे लीडर हैं कि हमें 2 मिनट का टाइम दे दो तो इनको बिल्कुल भगा देंगे या जान से मार देंगे। इस तरह की भाषा जब कोई भी लीडरशिप बोलती है, तो जो बड़े भाजपा लीडर हैं या प्रधानमंत्री महोदय हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इनको चाहिए कि उनको प्रतिबंधित करें, उन पे एनएसए लगाएं, उनको जेल में डालें। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि शायद यही लोग इस गेम को खिलवा रहे हैं। जी जी। अभी हाल ही में देखा गया कि कई सारे टीवी चैनलों के ऊपर भी बहुत कटु भाषा में जो है वो एक विशेष समुदाय के प्रति बड़ी आलोचनात्मक ढंग से खबरें दिखाई गई। इस बीच में अलग अलग जगह शहर में उनके खिलाफ, अलग अलग शहरों में उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह कठोर कार्रवाइयां भी दर्ज। तो ऐसे चैनलों के विषय में आपका संगठन का विचार है? मेरी नजरिए से तो जितने चैनल हैं 20 में से 18 चैनल बीजेपी जी, जो उनके रिपोर्टर्स हैं, उनके जो एडिटर्स हैं, वो बजाय बीजेपी सत्ता दल से प्रश्न करने के विपक्षों से, विपक्षी लोगों के जो प्रवक्ता है उनसे प्रश्न करते हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे तुम उनसे पूछो जो सत्ता क्या करके सरकार चला रहे हैं। हाँ, जो सरकार चला रही है उनसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। उनको विपक्ष से पूछना है, उनकी तो तारीफ कराएंगे जो सत्ता दल के लोग आए कि नहीं आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, और जो विपक्ष के हैं उनसे कहेंगे तुम बताओ कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ था। अरे आप सत्ता में बीजेपी है, हमें बीजेपी से सवाल करना चाहिए। जीतो जब कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस से सवाल करेंगे। जी जी जी। यानी आपका कहना है कि जीता हुआ सरकार चला रहे 300 एमपीओ से सवाल पूछने के बजाय मात्र विपक्ष के 50 एमपीओ से सवाल पूछने पर अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, बिल्कुल यही जो विपक्ष के 50 लोग हैं वो जवाब देते फिर, मतलब ये एक तरीके का समय व्यर्थ गंवाने का मान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको कोई मतलब नहीं है। जफर साहब, किन किन मुद्दों को जन आंदोलन मोर्चा अब तक उठाता रहा है और आगे उठाने का विचार रखता है?
देखिए, एक तो समानता का अधिकार की हमने बात कही थी कि जो ये रिजर्वेशन है ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ठीक है। और काबिलियत के आधार पर आदमी को जॉब मिलनी चाहिए जी। क्योंकि अगर बिना रिजर्वेशन के कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा तो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। जी। और रिजर्वेशन से बनेगा तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है। दूसरा, जातिवाद खत्म होना चाहिए। तीसरा, डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि अभी एक नया मुद्दा मेरे दिमाग में आया है, आपने देखा होगा मार्केट में मेडिसिन चल रही है, जेनेटिक मेडिसिन। हाँ जी, जानता हूँ जी। जेनेटिक जो जितनी मेडिसिन हैं, ये सारी की सारी मेडिसिन की कॉस्ट में 20 गुने का फर्क है। 20 गुने का फर्क है इन सभी में। तो हमारी कोई मेडिसिन आती है 5 रुपए की जी, और उस पर प्रिंट रेट है 200 रुपए जी। आप जब केमिस्ट से लेने जाएंगे तो केमिस्ट आपको 200 रुपए की देगा, जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट 5 रुपए है, सिर्फ 5 रुपए। तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है पब्लिक का। गवर्नमेंट इसको या तो बैन करे या फिर जो गवर्नमेंट की मेडिसिन स्टोर खुले हुए सिर्फ जेनेटिक दवाई वहीं पर बिके। हम इसको लेकर के अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिससे कि पब्लिक ये इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, ना बीजेपी का है, ना स्टेट गवर्नमेंट्स का है, ना सेंट्रल, किसी का नहीं है इसकी तरफ। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर बहुत ज्यादा पब्लिक परेशान हो रही है। आप मेडिसिन लेने गए, पर्चा लेकर के गए केमिस्ट शॉप पर, केमिस्ट शॉप ने आपको बहका दिया ऑनर ने कि भाई ये नहीं है, नाम चेंज करके आप कहोगे लाओ दे दो, उसको ले आएगा। अब उसने आपको जेनेटिक मेडिसिन दे दी, लेकर के आए आप 2000 रुपए की, जिसके एक्चुअल कॉस्ट 100 या 150 रुपए है इसे। वो कहां से फायदा करेगी? अगर जेनेटिक इतनी ज्यादा कारगर होती तो रेट में इतना डिफरेंस क्यों होता? जो पेटेंट मेडिसिन है, एक मानिए कोई कैप्सूल 50 रुपए का आता है, जेनेटिक वही 3 रुपए का आता है। अगर जेनेटिक ही इतनी ज्यादा पावरफुल है या कामगार है, तो फिर आपको पेटेंट मेडिसिन बेचने की क्या जरूरत है, बनवाने की क्या जरूरत है? 50 रुपए की क्यों बनवा रहे हैं आप? जी, जेनेरिक मेडिसिन वो होती है जिनका पेटेंट जो दवाएं जब शुरू करी जाती हैं तो वो एक खास कंपनी के नाम पेटेंट होती है। एक खास साल तक 50 मान लेते हैं या 30 मान लेते हैं, वो कंपनी उस दवा का अधिकृत रूप से निर्माण करता होती है और वो उसका मुनाफा कमा सकती है। 10 साल के बाद में या 5 साल के बाद में कंपनी के उसका कॉपीराइट खत्म हो जाता है, फिर वो कोई भी कंपनी उसे बना के मुनासिब दाम में, कम दाम में दे सकती है। जेनेरिक उसी पे ही है। तो अभी भी लेकिन देखा जाता है कि जिन दवाओं पे कंपनियों से कंपनी का कॉपीराइट खत्म हो गया है, उसके बावजूद वो खांसी की मामूली सी दवा ले लीजिए, खांसी की मामूली सी दवा जेनेरिक के अंदर आपको 13 रुपए 12 रुपए तक की मिल जाएगी। और खांसी की किसी अच्छी कंपनी की दवा लेने के लिए आप जाते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जिनके बड़े बड़े क्रम्स में करते हैं, वो मिनिमम बोले तो 50 रुपए से लेकर 250 रुपए तक के अंदर जाएगी। कोई एक दो बराबर है, बराबर खांसी वो भी ठीक करती, खांसी वो भी ठीक करती। बच्चों की दवाओं में तो खासकर आप अंतर देखेंगे बहुत ज्यादा। जेनेरिक दवाओं में मैं खुद भी एक बच्चे वाला बाबू में ये देखता हूँ कि वो 13 रुपए की आ रही है, और वो वाली शीशियां मेरे को जो पैटेंट की लेने जा रहा हूँ वो 500 से तो शुरू है। मैं वही बात के लिए हिंदुस्तान को जागरूक करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लेने गए, आपने जाकर के केमिस्ट स्टोर वाले से कहा कि मुझे फला मेडिसिन दे, नाम नहीं दे रहे हम, उस पर प्रिंट रेट है 200-300 रुपए की, जैसे आपने बताया। उसने कहा कि उस नाम से नहीं है, दूसरे नाम से है, दे दो। जो आम नागरिक भारत का नहीं जानता वो कहेगा दे दो। उसने उठा करके उसको जेनेरिक दे दी जिसपे प्रिंट 250 रुपए है। अब 250 रुपए प्रिंट वाली की एक्चुअल कॉस्ट है 10 या 12 रुपए। तो उस आम नागरिक का कितना नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा, लाखों रुपए लोगों का दवाओं में ही चला जाता है, दवाओं में ही चला जाता है। आम नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक उसको नहीं जानता। 8,000 रुपया कमाने वाला मजदूर लगभग कई विपरीत परिस्थितियों में 6,000 रुपया तो महीने के दवा में मेडिसिन में फूक देता है, और 6,000 में उसको सिर्फ 100-200 रुपए की दवाई मिलती है। जेनेरिक मांग ये करती है कि आप जो जेनेरिक मेडिसिन है, मानिए जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 10 रुपए है, तो आप उस पर प्रिंट सिर्फ 15 रुपए कीजिए, $1.50 से ज्यादा आप प्रिंट नहीं कर सकते। ये आप हिदायत दीजिए कंपनीज को कि कंपनी जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे $1 से ज्यादा उस पर प्रिंट ना छापे, जिससे कि भारतीय नागरिकों का नुकसान ना हो। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। इसको लेकर के हम पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। क्या रोजगार को लेकर भी आपकी पार्टी का कोई उद्देश्य है, कोई खुला विचार है? देखिए, रोजगार को लेकर के गवर्नमेंट ही रोजगार दे सकती है। जी।
अब गवर्नमेंट जब हाथ पे हाथ रख के बैठी है, कहाँ से रोजगार देगी? महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए आपकी पार्टी की आप महिलाओं को देखिए, कहते हैं कि भाई नारी सुरक्षा हम सबसे ज्यादा देंगे। जी जी जी। महिलाओं की पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा बात करते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। कितने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। शिक्षा को लेके जन आंदोलन मोर्चा के क्या क्या अपने खुद के विचार क्या है? शिक्षा में देखिए, जो मिडिल क्लास और लोअर वर्ग है हमारा, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको बहुत ज्यादा फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए, बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। जी। बिजली और पानी इस देश की सबसे बड़ी और मौलिक जरूरतों में गिना जाता है, इस पर आपके क्या विचार है? हर राज्य में अलग अलग टैक्स है, बिजली पर अलग अलग स्लैब रेट है, पानी को लेकर आप लोगों का क्या विचार है? बिजली पानी जैसे हमारी स्टेट, नई दिल्ली स्टेट में जी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इसको फ्री किया, वो जी नहीं करना चाहिए, जनता से नहीं करना चाहिए जी। इनको। और बहुत सारे तरीके हैं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की हेल्प करने के, जी। लेकिन आप बिजली पानी कम करके उससे उनको फायदा नहीं होगा जी। ये तो इसमें तो सभी को हो गया, मिडिल क्लास को भी हो गया, जो 200 कम से 200 यूनिट से कम यूज करेगा उसको भी फायदा हो गया जी। तो ये आप जो सरकारी पैसा है जो डेवलपमेंट में लगना चाहिए उसको लुटा रहे हैं जी। एक देश में एक टैक्स व्यवस्था एक देश को संचालित करने के लिए प्रमुख व्यवस्था होती है। देश में आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से कोई भी देश हो, तरक्की का आना जाना लगा रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वदेशी बढ़ाओ के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं, आपकी पार्टी का क्या नजरिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट या स्वदेशी वस्तुओं के ऊपर में? हाँ, स्वदेशी वस्तुओं का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, अपना पैसा अपने देश में रहेगा। जी। आपने बहुत अच्छी बातें कही और बिल्कुल अंतिम प्रश्नों के ऊपर आते हैं जफर साहब। अगर कोई व्यक्ति, हमारे देश में ढेरों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, जन आंदोलन मोर्चा से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है, किस तरीके से आपका सदस्य बन सकता है, कृपया दर्शकों को बताइए। जी, हमारी फेसबुक आईडी है जन आंदोलन मोर्चा के नाम से, उस पर जाकर के फोन नंबर्स भी है, एड्रेस भी है, वहां से हमें कॉन्टेक्ट करके वो जुड़ सकते हैं, सदस्यता ले सकते हैं। जी। क्या सदस्यता के लिए किसी प्रकार की कोई नियम, कायदे, शर्तें वगैरह, कोई कंडीशन वगैरह है? जी, तो उसका कोई क्रिमिनल प्रोफाइल नहीं होना चाहिए जी। और बाकी हिंदुस्तानी नागरिक होना चाहिए। आपने हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे देश की गंभीर चिंताओं और गंभीर मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। दर्शकों, देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। आगे भी हम आपको रोचक प्रोग्राम इसी तरीके के दिखाते रहेंगे। अगर आपके आसपास में भी कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या हो या किसी प्रकार की ऐसी उलझन हो कि आप उसे शासन प्रशासन के सामने लाना चाहते हो, तो नीचे लिखे हुए ताजा खबर के हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद।